सूट्स देखी है आपने? या आपने ये सूट्स सब सूट्स किसने नहीं देखी होती। हाँ लॉयर बनने का लोगों का मैक्सिमम है ना। नहीं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन वहीं से आता है, नहीं तो बनने के बाद लोग दिखते हैं। हाँ सो लाइक आप क्या प्रेफर करो, कौन सा कैरेक्टर बोलना चाहोगे अपने आप को? हार्वी स्पेक्टर? आई थिंक हार्वी स्पेक्टर ओनली। हाँ मतलब आई मीन सबका एम वही होता है। Because everybody wants to be like him, the way हाँ he articulates, the way he talks. दैट बैटमैन और Yeah. उनका एक स्टाइल होता है कि जब भी वो किसी क्लाइंट को अटेंड करना चाहते हैं, तो और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने साथ वालों को अटेंड करना चाहते हैं, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ब्लफ करते हैं और वो फेक डॉक्यूमेंट सामने रख देते हैं। उसके बाद क्लाइंट सामने से कन्विंस हो जाता है फॉर द डील। और खास बात ये है कि जो उनकी नीश थी इन द लॉयर्स, वो सेम नीश आपकी भी है। तो ये जो बिजनेस लॉ होता है, क्या इसमें बिजनेस लॉयर्स जो होते हैं और बिजनेस कोर्ट में जो प्रैक्टिसेस होती है, क्या उसमें ये चीजें होती है एक्चुअल में इंडिया में भी? आई थिंक तुम्हारे सवाल में ना दो तीन चीज़ें हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू पिक। वन इज़ द ब्लफिंग पार्ट। सो ब्लफिंग पार्ट, अगर आप वो सीरीज़ की बात कर रहे हो तो वो ब्लफिंग पार्ट दूसरा है। मतलब यू ब्लफ की आई हैव डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट यू, एंड अगर आप इफ़ यू डोंट अग्री तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लूँगा एंड ऑल हाँ दोज थिंग्स एंड आई फाइल द सूट। यूएस सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, इंडियन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। यूएस सिस्टम इज़ मोर ऑफ सेटलमेंट ओरिएंटेड। हाँ मतलब उस सीरीज में बहुत सारे सेटलमेंट्स थे। लाइक मोस्टली हार्वी स्पेक्टर का स्टाइल ही है कि वो कोर्ट से पहले सेटल कर देते हैं चीजों Yeah. को। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है गेस। नहीं, यहाँ पर सेटलमेंट कल्चर नहीं है, एंड यूएस में काफ़ी सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं। इंडिया में भी हैं बट वो बहुत कम है। तो सेटलमेंट वहाँ पर नहीं है। मतलब वहाँ तो कुछ मैंने कुछ स्टडी नहीं करा है ऑफिशियली, बट आई नो कि कुछ क्रिमिनल, कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस भी हैं जो कंपाउंडेबल हैं। अमेरिका में कंपाउंडेबल का मतलब है कि आप सेटलमेंट करके उससे छूट सकते हो, पैसे देके। ठीक है। वो आई मीन विच इज़ नहीं, ऐसा नहीं है, विद द कंसेंट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। हाँ हाँ हाँ। अगर आपने किसी को असॉल्ट किया है तो वो अगर पार्टी को अगर आप कॉम्पनसेट करते हो तो यू कैन बी फ्री फ्रॉम द क्रिमिनल ट्रायल। इफ दे अग्री ऑन इट। इफ दे अग्री यू कैन बी फ्री फ्रॉम क्रिमिनल ट्रायल। ऑल्दो मैंने स्टडी नहीं किया कि कौन से ऑफेंसेस हैं, बट लूजली आई एम टेलिंग यू। दूसरा चीज़ है, इंडिया में ये वाला कल्चर नहीं है। इंडिया में अगर एक बार केस फाइल हो गया तो उसको क्वॉश कराना, उसको उसको हटाना, विड्रॉ कल्चर नहीं है या फिर ये मतलब अलाउड ही नहीं है आपको कोर्ट बाय जाने लॉ पड़ेगा? अलाउड नहीं है। अच्छा तो मतलब आपको By कोर्ट law. जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपने एक बार क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल जो केसेस में वो कंप्लेंट फाइल होगी और वो ट्रायल चलेगा ही चलेगा। कुछ कुछ हैं ऐसे क्राइम्स हैं जो कंपाउंडेबल हैं, बट नॉट ऑल। एज कंपेयर टू द यूएस में डिग्री ज़्यादा है, इंडिया में कम है। वेस्टर्न लॉज में ज़्यादा है, इंडिया में कम है। दूसरी बात रही ब्लफ वाली, तो वो ब्लफ जो है वो आउट ऑफ कोर्ट है ना। आप वो तो हम डे टू डे लाइफ में भी कुछ ब्लफ कर सकते हैं दूसरे को, तो दैट इज़ नॉट टू बी हैव यू सीन इट प्रैक्टिकली? नॉट इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आई वुड से। यहाँ पे दूसरे टाइप का ब्लफ है। यहाँ पे ब्लफ नहीं बोलूँगा मैं, दीज आर लाइक सम माल प्रैक्टिसेस दैट हैपन। लाइक आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, बट इधर इंडिया में ना ये वाला बहुत कल्चर है कि इट इज़ नॉट गुड, बट कभी आपके पास नोटरी कराना है, क्लाइंट नहीं है तो क्लाइंट का साइन कुछ भी लगा दिया। और नोटरी की तरफ से भी ये है कि नोटरी अटेस्ट हो जाती है बिना क्लाइंट की प्रेजेंस के, है ना। तो कि व्हाट इज नोटरी? मेरे को नहीं पता। नोटरी बेसिकली आप एक डॉक्यूमेंट को अगर आप साइन कर रहे हो तो उसको आप नोटराइज कराना ज़रूरी है। एक कुछ ऑथराइज लोग होते हैं जो कोर्ट के अंदर, कोर्ट से अलाउड होते हैं, जो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं इसके लिए कि हाँ ये क्लाइंट आया था, उसने मेरे सामने साइन किए यहाँ पर और इस रजिस्टर में, और ये क्लाइंट इस डेट पे यहाँ पे प्रेजेंट था। ओ वो ओथ होती है, राइट। सो कुछ उसमें भी तो ये गड़बड़ बहुत होती सारे है। लोग करते हैं कोर्ट में ये चीज। ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड कॉमन प्रैक्टिस। तो कई जगह फ़ोटो वाली भी होने लग गई है, बट इस तरीके से कुछ ना कुछ। आपके केसेस में कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑपोजिशन को लेके या फिर अपने आप को लेके थोड़े बायस्ड हुए हो, या फिर ऐसा कि मतलब कि यार नहीं मेरे क्लाइंट ने तो मतलब इस बार तो यार मॉल ग्राउंड्स पे गलती किया है? मतलब दिस वाज अ क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड बाय राज शिमानी ऑन अ पॉडकास्ट, और मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आई शुड आस्क दिस टू यू कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है एंड सपोजिटली ही और शी इज अ क्रिमिनल और दे हैव डन समथिंग इलीगल, डू यू थिंक वंस कि यार नहीं यार इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग एंड आई शुड नॉट? दिस इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू से नो टू एनी केस, है ना। हम किसी भी केस को मना तो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम द ओनस ऑफ जजिंग इज नॉट ऑन मी, इट्स ऑन द जज। जो बर्डन है कि क्या अब
तुम्हारी बात करता हूँ, रणवीर तुम्हारी बात कर लेता हूँ कि यार अब रणवीर तुम बोलो कि मैंने किसी को जो है मार दिया या किसी को से मार दिया और है ना उसकी डेथ हो गई या उसको इंजरी हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो मैंने किसी और का नाम ले लो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मार दिया ठीक हो है। गया। अब मैं तुमको जज करूं कि नहीं यार तूने गलत करा, या कोर्ट तुमको जज करे और मैं तुम्हारी बात को रखूं? नहीं बट इन मॉरल ग्राउंड गलत नहीं लगता करते हुए। अगर कोई एक कॉमनर है वो कहेगा कि हाँ अच्छा कूल मारा, किसी को मारा वो गलत हो गया, इट इज रॉन्ग, बट फ्रॉम अ लॉयर्स पर्सपेक्टिव किसको मारा, क्यों मारा, क्या वो सेल्फ डिफेंस के अंडर मारा, क्या तुम अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे तब मारा, तुम्हें सही गलत का जजमेंट नहीं था तब मारा, या उसने तुमको पहले मारा फिर तुमने मारा? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट हम जब किसी भी चीज़ को मीडिया में देखते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम आउटरीच करते हैं कि अरे उसने इसको मार दिया, बट एक्चुअल में व्हाट वाज द रीजन? माई जॉब इज नॉट टू जज यू, माई जॉब इज टू फर्स्ट तुम बैठोगे बताओगे व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, एंड क्या ये जो एक्शन है क्या ये पनिशेबल है अंडर द लॉ, ठीक है, एंड किस सेक्शन में। बेसिकली एक कानून में बीएनएस का अगर सेक्शन है उस सेक्शन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो तुम पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। माई जॉब इज ओनली टू मेक श्योर कि वो सेक्शन आप पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओनली टू डिफेंड यू। इट इज अपॉन द जज टू डिसाइड कि तुमने सही किया तुमने गलत किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी ने गूगल से नंबर निकाल के मुझे कॉल किया एंड दैट गाय मस्ट हैव बीन अराउंड 19-20, मतलब इसी एज का होगा कॉलेज के अंदर, and that guy was a founder, had started this energy drink, some protein drink. वो एट व्हाट एज? होगा शायद 19-20 साल का होगा। अब ये पॉडकास्ट मेरे पेरेंट्स नहीं देखेंगे। अब आगे बताओ आगे बताओ। Anyway, अब आजकल हो ही रहा है ये सब। तो 19-20 साल का वो लड़का था, उसने मुझे बोला कि सर मैंने ये एनर्जी ड्रिंक जो है कहीं फैक्ट्री से बात करके बना दी है और इसका फर्स्ट लॉट निकलने वाला है और इसका ये नाम है, मतलब ये नाम है, तो आई विल यूज द वर्ड बट यू कैन बीप इट। सो जो ब्रांड है ना प्रोटीन वाला, है ना, हाँ हाँ हाँ, इट्स इसको वेरी beep फेमस कर देना। ब्रांड। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसका जो ड्रिंक का नाम था वो था, ओ ठीक है, एंड दैट गाय न्यू कि मेरी ड्रिंक का नाम इस प्रोटीन इस सप्लीमेंट ब्रांड के साथ मैच कर रहा है, बट देन उसके बावजूद उसने उसका लोगो बनवा लिया, उसका वेबसाइट डोमेन ले लिया और उसके सोशल मीडिया स्टार्ट कर दी। ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं हो गया? काइंड ऑफ यस है। एंड देन आफ्टर 3-4 मंथ्स उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास गया, फैक्ट्री में गया, वहाँ पे उसने बताया कि मेरी ड्रिंक के ऊपर आप ये वाला नाम प्रिंट करना। तो उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओनर ने बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये तो नाम किसी और कंपनी का ऑलरेडी से आपने उठा लिया, हाँ। 2 वर्ड्स का नाम है उसमें से एक वर्ड आपने ले लिया, हाँ हाँ। मत करो। तो देन उसको शक हुआ कि यार ये तो पंगा हो जाएगा, हम्म। एंड देन उसने वो चैट जीपीटी वगैरह एआई से कुछ सर्च किया, देन तो इससे पहले उसने कुछ भी लीगली पेटेंट नहीं करवाया था? नथिंग, उन्होंने सीधा डोमेन चेक किया। ये अब मैं दिखाऊंगा पेरेंट्स को ये वाला पॉडकास्ट कि क्यों 18 साल के बच्चों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो मतलब करना चाहिए बट दे करना चाहिए, हाँ। करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, 18 क्या 15 साल में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुड नो द लीगल वन एग्जांपल हाँ। कि उस बंदे ने मुझे, और ऐसा एक बार नहीं हुआ कई बार हुआ है। और कितना इन्वेस्ट कर दिया होगा उसने इस बिजनेस में? आई डोंट नो, मतलब ही सेड आई थिंक 10,000 यूनिट्स का उसने ऑर्डर प्लेस किया, मस्ट हैव स्पेंड अराउंड ज़्यादा नहीं तो 4-5-6 लाख रुपए तो स्पेंड किया ही होगा। 4-5-6 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अब ब्रांड में दिक्कत। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आई मीन मिनिमम किया होगा क्योंकि उसकी सोशल मीडिया टीम है, उसके फाउंडर्स हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने उसको ये बताया कि यार व्हाई आर यू कमिंग टू मी नाउ, आपको पहले आना चाहिए, डोमेन लेने से पहले, वेबसाइट बनाने से पहले, सोशल मीडिया करने से पहले अब करना चाहिए, क्योंकि नाउ इज ऑलरेडी प्लेस द ऑर्डर। सो उसने मिनिमम आई थिंक 5-6 लाख रुपए स्पेंड कर दिया होगा, एंड नाउ इज कमिंग टू मी राइट आफ्टर इन्वेस्टिंग। तो मतलब वो 5-6 लाख वेस्ट हो गए सारे। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि अब दिस पीपल शुड नो दैट इट्स नॉट दैट अगर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा या अगर आपका नाम आपको डाइसी लग रहा है कि किसी के साथ मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता, 2 ऑप्शंस है, या तो वहीं पे नाम चेंज कर लो, पहले कंसल्ट करो लॉयर को, ट्रेडमार्क स्पेशलिस्ट को, या तो वो नाम वहीं पे चेंज कर लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन आज होगा, 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन होगा। या फिर शॉर्ट टर्म गेन कि भाई चलने दो, देखी जाएगी, जब हम बड़े बनेंगे उसके बाद देखी जाएगी, और लॉन्ग टर्म पेन ये भी हो सकता है। सो दैट इज योर स्ट्रैटेजी। आई ऑलवेज से यूज दिस वर्ड, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, एंड शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग long टर्म term पेन। pain. ऑलवेज ट्रेडमार्क में यही है कि इट्स नॉट दैट अगर आज तेरे को ट्रेडमार्क नहीं मिला तो तू काम नहीं कर सकता, तू करेगा, लेकिन जिस दिन तू बड़ा बन जाएगा ना और किसी और एक्चुअल ब्रांड ने अगर उसको ऑब्जेक्ट कर दिया या पॉइंट आउट कर दिया, बहुत बड़ा देन वो आपके ऊपर इंजंक्शन सूट फाइल करेगा, आपके अगेंस्ट स्टे लेगा, और आपको आपकी इस ब्रांड नेम को यूज करने से रिस्ट्रेंट कर देगा, प्लस आपको डैमेजेस भी आपको देने पड़ेंगे हाँ. क्योंकि आप किसी और के साथ रिजेंबलिंग नाम यूज कर रहे हो, आप किसी और का नाम यूज कर रहे हो। तो इस केस में उस बच्चे ने क्या किया फिर? आई डोंट नो, मतलब उसने मुझसे कॉल पे कंसल्टेशन लिया एंड उसके बाद ही सेड दैट आई विल गेट बैक टू यू, बट व्हाट ही सेड इन द एंड दैट आई थिंक आई विल गो अहेड विद दिस ओनली, बात की बाद में देखी जाएगी। So he has gone for the long pain. आई थिंक यस, उसने, मुझे लगता है वो, नोबडी लाइक्स, हर किसी को, ये एक हमारी मेंटालिटी है स्पेशली इंडिया में हाँ, कि जब तक जुगाड़ चल रहा है चलने दो। क्योंकि अब इन्वेस्ट बहुत सारा कर दिया है अब तो. ये नॉर्मल मेंटालिटी है, मतलब जब तक चल रहा है धक्के से चला लो, तब की तब देखी जाएगी जब सर पे पानी आएगा, और शायद उसको ये तब रियलाइज होगा टेल जब मी वो, टेल मी दिस विद योर एक्सपीरियंस, कितना भयंकर पानी आता है सर पे? यार देखो, अगर तो आप कर रहे हो बिल्कुल ही लाइक अ देसी काम कर रहे हो, हाँ. लोकल आप काम कर रहे हो कि आपने लोकल मार्केट को सर्व करना है देसी स्टाइल में, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, तब तो करो। बट इफ़ यू वांट टू डू अ प्रॉपर स्टार्टअप, प्रॉपर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड चलाना है, देन डू नॉट टेक एनी रिस्क, स्पेशली डू नॉट टेक रिस्क विद योर प्रोप्राइटरी assets, like your brand name, like your logo. These are, मतलब यार कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, मतलब कितने भर भर के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कितना कितना पेन लोगों ने झेला है। ठीक है, नाउ आई वर्क विद अ कंपनी, फार्मास्यूटिकल जायंट, जिस आई मीन उस कॉम्पोजिशन, उस मेडिसिन की कॉम्पोजिशन से मिलते जुलते जितने भी हैं, हम उनको ढूंढ के हम उनके ऊपर इंजंक्शन सूट फाइल करते हैं कि कौन कौन इनके पेटेंट को चुरा रहे हैं या वो यूज कर रहे हैं, एंड हम फाइल करते हैं, एंड बहुत लोगों को कितना बट कितना इंडिया में तो ऐसे तो सेम नेम्स बहुत सारे होंगे. नेम्स नहीं, मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ अच्छा. कि कौन उस पेटेंट की कॉम्पोजिशन को बिना Ah, परमिशन के यूज कर रहा है, तो वी अच्छा. सेंड देम नोटिसेस, सीज एंड डिजिस्ट नोटिसेस, एंड वी रिस्ट्रेन देम फ्रॉम यूजिंग दोज पेटेंट प्रोप्राइटरी, एंड देन वी ऑल्सो फाइल सूट्स एंड क्लेम कॉम्पनसेशन। तो मतलब क्यों रिस्क लेना यार, अगर आपको क्लीन, और कुछ स्टार्टअप कोई फंडिंग देगा भी नहीं आपको, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट राउंड रेस करने जाओगे और वहाँ पे आपकी ड्यू डिलिजेंस होगी, और लॉयर्स, इन्वेस्टर के जो लॉयर्स हैं वो इजीली हाईलाइट कर देंगे यार कि दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। कितने सारे स्टार्टअप्स के नाम बाद में चेंज करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अर्बन क्लैब ले लेते हैं, अर्बन क्लैब, आई डोंट नो वो फॉर व्हाट रीजंस दे चेंज देयर नेम, बट अर्बन क्लैब चेंज टू अर्बन कंपनी। हाँ. अभी भी लोग अर्बन क्लैब ही बोलते हैं, हाँ, मतलब मेरे को Because भी वो अर्बन एक क्लैब ही पता था. जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो अभी भी लोग अर्बन क्लैब ही बोलते हैं, बट दे हैव चेंज द नेम टू अर्बन कंपनी, सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट एट टाइम्स टू एक्चुअली मेक द ऑडियंस चेंज, अ लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। सपोज करो दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों फ्रेंड्स आज के टाइम पे एक बिजनेस शुरू करते हैं, और वो दोस्ती यारी में कोई भी लीगल पेपर नहीं बनाते, कोई लीगल वर्क नहीं करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. कल को इन दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, तो अब वर्ड बेसिस पे कोर्ट रूम में तो शायद नहीं होगा, तो ये कैसे हैंडल होगा सिचुएशन? इट इज़ ऑलवेज आइडियल कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी तो ज़रूरी है। देखो, अगर आप सिर्फ एक पायलट करना चाहते हो, टेस्टिंग करना चाहते हो, तो ठीक है, आप मुँह ज़ुबानी कर सकते हो, ओरल एग्रीमेंट आर ऑल्सो फाइन, कि मैंने और तुमने कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। बट व्हेन यू वांट टू सी द लॉन्ग टर्म, है ना, कि यार कल को हम इन्वेस्टर लाएंगे, या हम कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे काम के अंदर, या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए इट इज़ ऑलवेज आइडियल टू हैव एटलीस्ट सम पेपर वर्क इन प्लेस, है ना। या ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके रजिस्टर कराना है एक डॉक्यूमेंट बना के, ऑलवेज हैव एन ईमेल, मतलब इट्स करना चाहिए, ईमेल एक्सचेंज कर लो कि हमारी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम इतना इतना पैसा लेके आ रहे हैं, डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करने वाले हैं। अगर आपका फॉर्मल बिजनेस भी नहीं बना है, तब भी एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग आपस में रखनी ज़रूरी है। एंड ऑलवेज इट इज़ आइडियल, अगर आपका बिजनेस सीरियसली कर रहे हो, ऑलवेज हैव अ फाउंडर्स अग्रीमेंट इन प्लेस। व्हाट इज दिस चाहे आप फाउंडर्स private- एग्रीमेंट, क्या होता है इसके अंदर? फाउंडर्स एग्रीमेंट में भी यही बेसिक क्लॉज होते हैं कि हमारा क्या काम करने वाले हैं, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आम दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना है, कैपिटल शेयर कितना है, शेयर होल्डिंग कितनी है, और हम डिस्प्यूट्स होंगे तो कैसे रेज करेंगे, हम कितना सैलरी ड्रॉ करेंगे, ऑल दीज थिंग्स, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि क्या काम काज रहेगा, वो सारा का सारा हमारा उसमें कवर्ड होता है।
ठीक है, व्हाट आर द 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ न्यू स्टार्टअप फाउंडर और मे बी अ बिजनेस ओनर जो बहुत बड़ा बिजनेस ओनर है? क्या डिफरेंस है, क्या 3 चीज़ है जो कि वो लोग अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट करते हैं या फिर उनका बिजनेस स्टैंड आउट कर रहा है? एज कम्पेयर टू द यंग द फाउंडर्स। यंग फाउंडर्स। सबसे पहला है कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना। ये तो मेरा पर्सनल एग्जांपल ही है। व्हेन आई वाज नॉट इनटू लॉ प्रैक्टिस, तो आई वाज रनिंग अ बिजनेस वेंचर। वहाँ पर हमारे पास रिटन चीज़ें नहीं थी, हमारे पास रिटन एसओपीज नहीं थे, रिटन केपीआईज नहीं थी। सब कुछ ना बस ऐसे हेवायर था कि यार तू ये वाला काम कर ले, तू ये वाला काम कर ले। तो दोज थिंग्स नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब को फाउंडर्स भी हैं तो क्या रोल है ना? तो दैट डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी डन। एंड दूसरा ये है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मिक्सिंग देयर पर्सनल फाइनेंस विद द बिजनेस फाइनेंस। जब अर्ली ऑन बिजनेस करते हैं ना, जैसे मैं कई लोग हैं जो इंस्टाग्राम बेस्ड ई कॉमर्स जो करते हैं, दे यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, या किसी के पास करंट अकाउंट है तो वो वहाँ से पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं। सो दैट सेपरेशन नीड्स टू बी डन। अकाउंटिंग करनी बहुत ज़रूरी है और दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें से पर्सनल एक्सपेंसेस करो, कंपनी अकाउंट है तो कंपनी या फर्म के अकाउंट से फर्म के एक्सपेंसेस करो, वहाँ से खुद को सैलरी ड्रॉ करो, है ना, और वहाँ उस सैलरी में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करो। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो एक शॉपकीपर मेंटालिटी या सोलो एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी या सोलो सर्विस, है ना, जैसे आप मान लो डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आप सोलो हो, ये गलती सबसे बड़ी वो लोग करते हैं। सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते और अकाउंटिंग सेपरेट नहीं करते। क्या होता है अगर आप सेपरेट अकाउंट नहीं बनाओगे तो? होगा तो कुछ भी नहीं जब तक आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब व्हेन इट्स नॉट इन लाइक जीएसटी की रेंज में भी नहीं आता। अगर वो आप 10-20 लाख रुपए का काम कर रहे हो तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कितने का माल लिया, कितने का बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे, है ना। इनफैक्ट अस एज लॉयर्स ऑल्सो, अगर हम इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अकाउंट सेपरेट होने चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे बिजनेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारे ये पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं। इफ़ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, सम परसेंटेज यू शुड रिवॉर्ड यू योरसेल्फ एज अ सैलरी फ्रॉम इनटू अ सेपरेट अकाउंट एंड हाँ, देन यही मैंने चीज़ नोटिस करी है। जितने भी फेमस फाउंडर्स होते हैं वो ये चीज़ करते हैं, अपने आप को एक सैलरी अलॉट करते हैं और वही Yeah. सैलरी पे वो बार बार वर्क करते हैं, जबकि Yeah. बिजनेस उनका खुद का है बट स्टिल वो एक सैलरी फिक्स्ड अपने पास रखते हैं जिसमें से आई गेस टैक्स कटता होगा मेनली। हाँ, ऑफ कोर्स जब आप सैलरी लोगे तो आपको इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा इफ़ यू कम अंडर द इनकम टैक्स स्लैब। सेम थिंग इन्फ्लुएंसर्स भी जो आजकल कुछ कंसल्ट करते हैं मुझे, तो वो भी यही सेम प्रॉब्लम आती है कि ब्रांड डील्स आ गई, लाखों रुपए आ गए अकाउंट में, बट उनको पता ही नहीं है कि यार कितने पैसे स्पेंड करने, कितने नहीं करने। एंड तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जो सक्सेसफुल या जो टॉप के फाउंडर है ना, वो ना ज़्यादा ये लिटिगेशन वगैरह में ना इन भसड़ में नहीं जाते। कैन आई यूज़ द वर्ड भसड़? तो ये जो लिटिगेशन का जो भसड़ है ना, इसमें कोई नहीं घुसना चाहता। जो एक टॉप पे जो बिजनेसमैन जो चल रहा है, स्टार्टअप फाउंडर है, दे वांट टू अवॉइड लिटिगेशन, दे वांट टू अवॉइड द लीगल बैटल्स। इसलिए आप देखोगे कि इवन इन आर हमारी प्रैक्टिस में, या मैंने भी खुद देखा है कि जितना कंपनी बड़ा है उतना दे अवॉइड दीज क्लैशेस। एवरीथिंग दे ट्राई टू सॉल्व विद नेगोशिएशन, टॉकिंग और मनी and compensation, and try to involve lesser and lesser of courts. So, and that's actually good advice. आप जितना ईगो ड्रिवन कम हो उतना ही बेटर है। काम जितना जल्दी हो रहा है, जितनी जल्दी आपकी पेमेंट आ रही है एमिकेबली बात करके, उतना उतना बढ़िया है, रादर देन गोइंग टू द कोर्ट। अब आपने जो ये कंटेंट के बारे में बात करी, कंटेंट ओनर्स के बारे में जो आपने बात करी, उसके ऊपर एक हमारा प्रॉपर सेगमेंट है जिस पे हम आने वाले हैं। बट बिफोर दैट मेरे को 3 ऐसे लीगल पॉइंट्स आप बता दो जिनको नोट करना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सबसे पहला तो ये रहेगा कि आईपी। आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट ब्रांड नेम यू गोइंग टू यूज़, कौन सा ब्रांड नेम यूज़ करोगे, कौन सा लोगो यूज़ करोगे, क्या किस नाम से आप जाने जाना चाहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ योर मेन आइडेंटिटी। सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करो। इवन व्हेन यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कंपनी फॉर्म करने से पहले, आप डोमेन खरीदने से पहले, आप पहले उसकी आईपी अवेलेबिलिटी चेक करो, उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो कितना टफ है अगर उस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दैट नंबर 2, बिफोर यू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट और एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी वेंडर, एनी सप्लायर, एनी मैन्युफैक्चरर, एनी कस्टमर, always decide
कि आपके डिस्प्यूट का जुरिस्डिक्शन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक चिप्स का फैक्ट्री खोल रहा हूँ, चिप्स का ब्रांड खोल रहा हूँ, और मैंने आपकी फैक्ट्री से उस चिप्स को मैन्युफैक्चर करवाना है। आपकी फैक्ट्री मुंबई में है, मैं दिल्ली में हूँ। अब हम एक अग्रीमेंट करेंगे, तो उस अग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है जुरिस्डिक्शन, यानी कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, तो केस क्या मुंबई की कोर्ट में फाइल होगा या दिल्ली की कोर्ट में फाइल होगा। हाँ, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डिसाइडेड नाउ एंड हियर, अदरवाइज कल को इस चीज में प्रॉब्लम ना आ जाए। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, इनफैक्ट नो, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लॉजेस दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ओ, अगर आप किसी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप किसी मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप कर रहे हो, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर एक कपल है और वो लोग बिजनेस को ओन करते हैं एज अ कपल, एज 50% पार्टनर्स, और अगर कल को ये जो मैरिज है ये खराब हो जाती है, इनका डिवोर्स हो जाता है, तो इस केस में किसी के पास कितना शेयर जाता है, या फिर किस तरीके से ये डिवाइड होता है, या फिर ये होता भी है, या फिर कुछ कुछ अलग ही चीज़ होती है इसमें? दीज आर टू सेपरेट इश्यूज, है ना। एक अगर कपल है और वो कंपनी रन कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इट डजेंट मैटर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो या अननोन स्ट्रेंजर्स हो, डजेंट मैटर। आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कितनी ओनरशिप रखते हो, अगर आप 50-50 होल्डिंग रखते हो, तो आप वैसे ही गवर्न किए जाओगे। आपके चाहे पर्सनल लाइफ में आपकी लड़ाई हो जाए, आपका डिवोर्स हो जाए, डजेंट मैटर, as long as both of you are shareholders and partners in the company, it stays like that. And then one person has the option to buy out the other one, or they have an option to close the company, or one of them has the option to exit और the दे हैव company. द ऑप्शन टू कोएग्जिस्ट, They have the option to बट वो coexist तो also. मैरिज में ही नहीं कर पाए। Doesn't matter. So these are two different things. व्हाट अबाउट इफ लाइक एज यू सेड अर्लियर, एक 18 साल के बच्चे ने, या फिर एक मान लो 19 ईयर ओल्ड ने, या फिर लेट्स से एक अंडर एज बच्चे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन दैट केस बिजनेस का ओनर कौन होता है, देयर पेरेंट्स और द चाइल्ड? So anybody who's below 18 cannot become a director in any of the companies. In fact, contractual capacity एक minor के पास नहीं होती to enter into any contract. Anybody who's less than 18 ना, उसको बोलते हैं minor, ठीक है। इंडियन लॉ लीगल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं माइनर। एंड बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दैट अ माइनर कैन नॉट बी contractually, a minor is not contractually capable of entering into contracts, yeah, with other people. So एक माइनर की सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज़ का बेनिफिशियरी बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो माइनर कैन बी होल्डर ऑफ शेयर्स, बट अ माइनर कैन नॉट बी द डिसीजन मेकर, कैन नॉट बी अ लीडर, कैन नॉट टेक important decisions. He or she can only be a beneficiary. और द फेस ऑफ द बिजनेस? Maybe he can be a face of the business, but not the main decision maker legally on paper. क्या? Because मान लो कोई 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 बहुत ही कोई चाइल्ड प्रोडिजी है और 15 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा ही ऑन्टरप्रेन्योरियल है, उसको फंडिंग मिल गया और वो एक कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ निकाल के ला रहा है प्रोडक्ट, बट जो एक्चुअल में ऑन पेपर जो उसका लीगल सिस्टम होगा वो ये होगा कि द चाइल्ड विल बिकम, दैट किड विल बिकम अ शेयर होल्डर with with a clause that when he turns 18, he will turn it, the shareholding will be turned into a full-time directorship. Yeah, but उस टाइम पे वो shareholder ही रहेगा. There will be other directors managing that company. Yeah, so a child cannot independently run a company.